गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोर्स 110 क्रिएटिव ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, जिसमें हम यूनिट 4 वैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन कर रहे थे, कला शिक्षा में तत्व व्यापक मूल्यांकन। ठीक है बेटा, इसमें हमने कला का मूल्यांकन की प्रक्रिया और मूल्यांकन की विधि और CCE के बारे में बात की थी कक्षा में। और CCE के बारे में हम कक्षा में पढ़ चुके हैं। और अगर आपको इसमें CC के बारे में कंचन मैम ने भी और आई थिंक रजनीश सर ने भी पढ़ाया है, तो आप उनके लिंक्स या वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ टेल मी। ठीक है बेटा। उसके आगे CC के आगे हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट था वो था आर्ट एजुकेशन एज द सब्जेक्ट एंड आर्ट इन इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट की बात हमने यूनिट 3 में भी की थी कि जो कला है उसका जो उपयोग है वो ना कि चित्रकला में यूज़ होता है, यानी कि अन्य विषय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कला शिक्षा एक विषय के रूप में तथा कला का अन्य विषयों के साथ समन्वय कैसा है। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। अर्थ, मानव मन की जितनी भी अंतर्निहित भाव होते हैं, ठीक है, वो अपने भावों को कला के माध्यम से प्रकट करता है। ठीक है। और जब किसी माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति पाकर कार्य के प्रति उत्कृष्ट होते हैं तो उसे कला कहते हैं। और ये मानव के अंदर हृदय में स्थायी भाव को विद्यमान करती है। ठीक है बेटा। कवि, चित्रकार या मूर्तिकार या वास्तुकार जो भी ये होते हैं, वे अपने माध्यम के द्वारा ही सहज कर इन्हें उभार कर उनका अभ्यास करते हैं। अब कवि है वो अपने मन के भावों को लिखकर, चित्रकारी के द्वारा मूर्तिकार मूर्त का रूप देता है। ठीक है। इन्हीं सहजों को उभार कर इनका अभ्यास करता है। कला का प्रत्येक विषय से संबंध होता है। आर्ट जो है वो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है बेटा। और जो ह्यूमन है उसका जो संबंध है वो समाज, देश और संसार से होता है। ठीक है। मनुष्य का संबंध सोशल के साथ भी होता है, देश संसार के साथ भी है। उन्हें प्रत्येक वस्तु के साथ नाता जोड़ना ही पड़ता है। ठीक है। क्योंकि कला तो जंजीर में धातु के समान है। और अगर हम प्राचीन काल की बात करें, जो कला है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। अब जितने भी हमने रिसर्च हुई है, अजंता एलोरा की गुफाएं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, तो उसमें कई तरह के जो चित्र शैलियाँ मिली हैं उनके माध्यम से ही हम इतिहास के बारे में समझ पाए हैं। और आज के समय में अगर हम आर्ट का बात करें तो उसके महत्व को काफ़ी बढ़ावा मिला है, क्योंकि आधुनिक युग में जो एजुकेशन एक साधन बनकर यानी कि बन चुकी है। जो बात हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिनको हम बोलकर या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं किसी के सामने, वो हम कला के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जैसे कवि है, अगर मान लो अगर सिंगर की बात कर लो, अगर वो सैड सॉन्ग लिखते हैं, कोई हैप्पी सॉन्ग आता है या कुछ और आते, देशभक्ति के गीत आते हैं, तो वो उनके अंदर के भाव हैं उनके प्रति। ठीक है। अगर इन विषयों के साथ कला का नाता अगर हम तोड़ देते हैं, यानी कि अगर जो आर्ट है उसका संबंध सिर्फ क्राफ्ट से ही है, इनका संबंध अन्य अदर सब्जेक्ट से भी है। अगर इन कला का अदर सब्जेक्ट के साथ नाता तोड़ दिया जाए तो जो सब्जेक्ट है वो एक मृत शरीर की तरह हो जाएंगे। ठीक है। जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ठीक है बेटा। कला का शिक्षा के अन्य विषयों के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। पहले हम बात करते हैं नंबर 1, कला तथा हस्तकला का संबंध, रिलेशन ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में। अब इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक वस्तु के दो अंग माने गए हैं।
ठीक है। अब हस्तकला की अगर हम बात करते हैं, अगर हस्तकला कोई मान लो मटका ही बनाया जाता है, कोई पॉट बनाया जाता है, आपने देखा होगा कई कितने तरह के डेकोरेटिव पोट्स आते हैं, कुछ चीनी मिट्टी के आते हैं, मिट्टी के भी आते हैं, तो क्ले के भी होते हैं। जो इन सभी को अगर सिर्फ बनाने शेप दे दी हमने और बहुत अच्छा बना दिया, ये तब तक सुंदर और अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जब तक कला के माध्यम से इसमें चित्रकारी नहीं की जाए। जैसे अगर एक अंग खराब हो जाए तो वो वस्तु बेकार हो जाती है, वैसे ही कोई दस्तकार अपनी योग्यता के अनुसार जो मॉडल बनाता है, अगर उसमें वो सजावट ना की जाए तो जो मॉडल है वो अपने आप को दूसरों की तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। हम अगर देखते हैं, अगर हम कुम्हार के पास जाएंगे तो हमें वहाँ सिंपल मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, वो भी एक वो रेड कलर किया होता है ना उनके ऊपर। वो अगर हम कहीं आर्ट गैलरी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, तो आप देखना कि बहुत तरह तरह के जो गमले हैं, पोट्स हैं, ऐसे अलग अलग तरह की जो बनाई गई चीज़ें होती हैं, वो कला के माध्यम से उनको निखारा गया होता है। ठीक है। जो मॉडल हम हस्तकला की बात कर रहे थे, तो जो हस्तकला में जब तक सजावट नहीं होगी तो वो व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर 2 मॉडल तैयार किए जाए, मान लो हमने 2 मॉडल तैयार किए हैं, एक मॉडल को थोड़ी नॉर्मल डेकोरेशन की है, सजावट की है, और दूसरे को बहुत अच्छी सजावट की है, तो आप ये देखोगे कि जो दूसरी चीज़ है वो अपनी और व्यक्तियों को ज़्यादा आकर्षित करेगी, और उनके दामों में भी फ़र्क होगा, प्राइस में भी थोड़ा फ़र्क आएगा। और हस्तकला में जो चीज़ें आती हैं वो धातु कला आती है, चरम, कताई बुनाई, पुस्तक कला, सिलाई, कृषि, होम साइंस और घरेलू आदि। ये सारी चीज़ें जो हस्तकला के द्वारा बनाई जाती हैं, ये सब चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। इससे फिर ये सिद्ध होता है कि जो हस्तकला पर कला अगर हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। अगर मान लो पॉट तैयार है और जब तक उसके ऊपर कला नहीं होगी तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, वही बात आ गई ना। तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अधूरे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कला तथा पुस्तक कला, आर्ट एंड बुक आर्ट की बात करें। अब आपने पुस्तकें देखी होंगी ना, जो उनका फ्रंट पेजेस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अगर वो बिल्कुल ही मान लो ब्लैक एंड वाइट ही आते होते हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती। अब देखें ना, जैसे जो राइटर होते हैं ना, जब अपनी बुक लिखते हैं ना, तो उनका फ्रंट पेज ज़रूर वो मीडिया के सामने लाते हैं और बताते हैं कि मेरा टाइटल ये है, और वो उसको इतना अच्छा अट्रैक्टिव बनाते हैं कि जो देखने वाले उस चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं। अब कला तथा पुस्तक कला में भी एक बहुत गहरा संबंध है, दोनों के एक दूसरे की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब ग्रंथ कला के प्रत्येक भाग में चित्रकला की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब रामायण आपने देखी होगी, अगर रामायण महाभारत ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं तो उसमें उन्होंने वो चित्रकारी दिखाई गई है। अब बच्चों की बुक्स की हम बात करें तो नॉर्मल बुक्स क ख ग नॉर्मली आ जाए तो वो बच्चों वो पिक्चर के माध्यम से, जब नई नई बुक्स आते हैं तो वो पिक्चर्स को ज़्यादा देखते हैं, तो वो जो पिक्चर्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है। पुस्तक कला के जो प्रैक्टिकल भाग में भी चित्रकला का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। प्रत्येक मॉडल में हम चित्र के माध्यम से बालक को हम समझा सकते हैं। ठीक है। जो मॉडल होता है उसमें हम चित्र के माध्यम से, मान लो कि हमने एक मॉडल बनाया है रेगिस्तान का, तो उसमें हम ऊँट और उसके चित्र बनाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वो कौन सी चीज़ का मॉडल बता रहे हैं। तो इससे क्या, चित्रों के माध्यम से जो बालक है बहुत अच्छे से कठिन मॉडल को भी बहुत अच्छे से आसानी से समझ लेता है। उद्योग और कला, इंडस्ट्री एंड आर्ट की अगर हम बात करें तो इन दोनों का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। आप बात करेंगे इंडस्ट्री में कला का क्या काम। अभी ये क्राफ्ट बनते हैं ना, ये सूट्स बनते हैं, बेडशीट्स हैं, या कुछ और चीज़ें, आजकल वॉलपेपर्स आते हैं, या कुछ और चीज़ें ऐसी जिसमें कला के माध्यम से जो चित्र या डिज़ाइन दिए जाते हैं वो कला के माध्यम से ही दी जाती है। मशीनी युग का आजकल बोलबाला है, और आज
कला चित्रकारी मशीन के माध्यम से ही की जाती है। अब कंप्यूटराइज ज़माना है तो कंप्यूटर के माध्यम से ही वॉलपेपर ये वो सब डिज़ाइंस वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं। अब कारखानों में जो सुंदर संजीव वस्तुओं के लिए चित्रकला की सहायता ली जाती है। किसी भी वस्तु के रंग ढंग में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो कला के माध्यम से ही होता है। अब उद्योग कला की बात, इंडस्ट्री की बात की जाए तो आर्ट को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इंडस्ट्री में आर्ट के माध्यम से जो कला की जाती है उससे पहले ही लोगों के सामने यानी कि वो चीज़ आ जाती है। मान लो कि अगर हमने किसी चीज़ की मान लो प्रदर्शनी देखी है तो वो चीज़ उन लोगों में लाने से पहले वो उद्योग उस चीज़ को कला के माध्यम से इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कला तथा क्राफ्ट में। अब आर्ट एंड क्राफ्ट के टॉपिक हैं जो क्राफ्ट के विषय जो हैं उसमें सभी क्राफ्ट विषयों को पढ़ाने के लिए जो आर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, क्राफ्ट के जितने भी विषय हैं तो आर्ट तो होगी ना, उसमें क्राफ्ट ही नाम ही उसका क्राफ्ट है तो कला के माध्यम से ही हम क्राफ्ट कर सकते हैं। और आजकल स्कूलों कॉलेजों में क्राफ्ट के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें उन्हें वुड वर्क, कताई, बुनाई, सिलाई, धातु कला आदि ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इन विषयों के साथ उन कला का संबंध कला के रूप में उनको करवाया जाता है, यानी कि अलाइड के रूप में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है वो है नागरिक शास्त्र तथा भूगोल। अब नागरिक शास्त्र के लिए भी कला का बहुत ही गहरा संबंध माना गया है। नागरिक शास्त्र आपस में एक गहरा संबंध है। ये मनुष्य को जो मनुष्य है वो ग्रुप में रहते हैं, एक अंतर क्रियाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। संघ, राज्य, कर्तव्य आदि को भी चित्र के माध्यम से ही समझाया जाता है। अब ये जितने भी इलेक्शंस होते हैं, कुछ होता है, पोस्टर्स तैयार किए जाते हैं, पम्पलेट्स तैयार किए जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अब कला का नागरिक शास्त्र में भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। ठीक है, और नागरिक शास्त्र का ज्ञान मनुष्य रूप से चित्र माध्यम से आसानी से हो जाता है। आपने देखा होगा हमारी जो ये ज्योग्राफी और सिविक्स की बुक्स होती हैं उसमें भी चित्रों के माध्यम से जो हमारा इतिहास भूगोल की बात की गई है उसमें वो सारी चीज़ें उसमें चित्र के माध्यम से दर्शाई गई हैं। अब कला तथा भूगोल का भी, आर्ट एंड ज्योग्राफी का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। अब जैसे कि अब हमने मैप बनाना है, उसमें हमने जंगल, पहाड़, पैदावार वाली वस्तुएं, जीव जंतु, जो भी चीज़ हमने प्रकट करनी है वो मैप में उन चित्रों के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। आर्ट का सहारा उसमें हमें लेना ही पड़ता है। अब भूगोल का जो प्रैक्टिकल कार्य है, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आर्ट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, देखा होगा ना आजकल बच्चों को मैप सिखाते हैं ना, जब जैसे कि मान लो किसी स्टेट के बारे में तो वो साइड पे जो बॉक्सेस बने होते हैं उसमें वो स्टेट का नाम लिख देते हैं और जो स्टेट पे के सामने जो कलर किया जाता है वो मैप में किया जाता है, उसमें लिखा नहीं जाता है। आजकल जो वर्क करवाया जा रहा है मैप में कि उसमें वो नाम मेंशन नहीं करते, वो कलर के माध्यम से बता देते हैं कि ये स्टेट यहाँ है, ये वाली स्टेट यहाँ है, और उनको साइड पे मेंशन किया जाता है कलर्स के थ्रू। ठीक है बेटा, इसलिए कला का भूगोल के साथ भी बहुत गहरा संबंध माना गया है। कला तथा अंक गणित की बात करें, अर्थमेटिक की बात करें आर्ट में, तो इन दोनों का भी बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहायक कहे जाते हैं। ठीक है, अब अंक गणित जो है वो कला पर आधारित होती है। अब जोड़ना, घटाना, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जूनियर सेक्शंस में हमें नहीं करवाते थे, लेकिन मैं आजकल देखती हूँ जब मैं अपनी गुड़िया को कराती हूँ तो अर्थमेटिक में जब वो प्लस माइनस के सम होते हैं तो उन जोड़ों में भी वो आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आर्ट के माध्यम से उन बच्चों को प्लस माइनस समझाया जाता है। ठीक है, और इससे बालक को जो जमा घटाव का जो होता है, रेखा गणित का जो होता है, इसका पूर्ण अभ्यास चित्रों के माध्यम से यानी कि कला के माध्यम से आसानी से हो जाता है। बीज गणित तथा कला की बात करें, अलजेब्रा एंड आर्ट की बात करें
तो इन दोनों का भी अंकगणित के समान ही कला के लिए सहायक होती है। जो बीजगणित है वो कला में भी अंकगणित के समान ही सहायक होती है। वो इसलिए क्योंकि बीजगणित में भी जोड़ना घटाव वो ग्राफ जरूर बनाया जाता है। अब ग्राफ बनाने के लिए भी कला का सहारा लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थे। नेक्स्ट जो है जीव कला और रेखा गणित, आर्ट एंड ज्योमेट्री। अब रेखा गणित का भी कला के साथ गणित संबंध है। अब अगर हम अर्ली मैन की बात करें तो जब वो उन्होंने कला का निर्माण रेखाओं के माध्यम से ही किया था। ठीक है, रेखा के माध्यम से ही उन्होंने कला का निर्माण किया था। उसी वही रेखाएं आज तक हमारी कला में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब रेखा गणित कला का जो है वो एक पर्यायवाची शब्द माना जाता है। इसमें रेखाओं का ज्ञान भी करवाया जाता है। अब जैसे कि मान लो आर्किटेक्ट की बात करें, भवन का निर्माण करना होता है, जो नक्शा बनाया जाता है, जो मैप तैयार किया जाता है, किसी का भी भवन का हो, चाहे रोड का हो, चाहे किसी ब्रिज का हो, तो उसमें रेखाओं के माध्यम से ही रेखा कला के माध्यम से ही मैप तैयार किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा 10th जीव विज्ञान तथा चार्ट, बायोलॉजी एंड चार्ट। अब कला का जीव विज्ञान में भी कला का बहुत अधिक महत्व माना गया है ना। अब जैसे कि अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें जीव जंतुओं की बात होगी, तो उसमें भी वो अगर कोई उन्होंने डायग्राम शो करना है तो वो हम कला के माध्यम से ही करते हैं। अब मेंढक है, फूल पत्ते बनाने हैं, उनके महत्व के बारे में बताना है, तो वो हम चित्रकला के बिना वो कार्य नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसलिए कला का शिक्षा के हर विषय के साथ एक गूढ़ा संबंध यानी कि डीप संबंध माना गया है। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे इसमें हाँ कला का हस्तकला के साथ, हैंडीक्राफ्ट के साथ, आर्ट तथा बुक आर्ट, इंडस्ट्री एंड आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट टॉपिक, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, आर्ट एंड ज्योग्राफी, आर्ट एंड अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड आर्ट, आर्ट एंड ज्योमेट्री। नेक्स्ट जो था हमारा बायोलॉजी एंड चार्ट। लास्ट में बेटा हम इसका पूरा मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों की समझ का उपयोग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ वेरियस टूल एंड टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन, हर एक चीज़ की वैल्यूएशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब CCE में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो लास्ट में हम उनका मूल्यांकन जरूर करते हैं। और मूल्यांकन की प्रक्रिया से सीखने की प्रक्रिया को हम सफल बनाने का एक रास्ता नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए एक रास्ता नहीं होता है, क्योंकि जो मूल्यांकन के रास्ते कई तरह के होते हैं और कोई रास्ता छोटा होता है, कोई रास्ता बड़ा होता है, कोई मुश्किल होता है, कोई आसान होता है। ठीक है, इसलिए शिक्षण की भी कई ऐसी विधियां होती हैं, ठीक है, जिसमें अध्यापक को इन सभी शिक्षण विधियों का उपयोग करना होता है। बट एक साथ इन सभी शिक्षण विधियों का उपयोग अध्यापक नहीं कर सकता है। बट कहते होते हैं कि अगर हम टीचिंग के साथ, शिक्षण के साथ किसी एक या दो विधियों को साथ लेके चलें तो वो सफल टीचर वही होगा जो अपनी समस्त विधियों से स्टूडेंट्स को परिचित करवाएगा। ठीक है, इसलिए शिक्षण के साथ यानी कि जो टीचर है उसको शिक्षण के साथ हर एक विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब शिक्षा में कला संबंधी अनुभवों को प्रदान करने के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, अब एजुकेशन में अब कई क्या कहते हैं कंपटीशंस करवाए जाते हैं।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जीबिशंस लगवाई जाती हैं, तो वहाँ क्या होता है, कला संबंधी अनुभवों को प्रदान करने के लिए वहाँ जो टीचर्स हैं वो अनेक विधियों का उपयोग करते हैं, जो 2 तरह की होती हैं। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। दोनों ही साधन का सहारा लिया जाता है। औपचारिक में जो हमारी आसपास की चीज़ें होती हैं, जो विद्यालय के अंदर सीखी जाती हैं, वो जो उनको प्रदान की जाती हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, औपचारिक विद्यालय के अंदर दिया जाता है और अनौपचारिक अनुभव स्टूडेंट को स्कूल की नियोजित कार्य पद्धति द्वारा नहीं होता है। ये उन्हें अपने आस पड़ोस, समाज और विभिन्न स्थलों से प्राप्त होता है। अब जैसे हम कई चित्रकार होते हैं ना, तो अब जैसे हमारे शिमला में सबसे नेचुरलिटी बहुत है, तो अब वो नेचुरल चीज़ें उन्हें विद्यालय में नहीं मिलेंगी देखने को, या घर में नहीं मिलेगी, तो उसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा, समाज में आना पड़ेगा। वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो उन चीज़ों को अपनी चित्रकारी के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से उसको अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करेगी। ठीक है, और जैसे मान लो कि लकड़ी वाले का काम वो बिना देखे नहीं कर सकते हम। खेती बाड़ी है, अगर बच्चे पेरेंट्स करते हैं तो अभी आगे बच्चे अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना, कई कईयों का बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए पहले माता पिता ने अपने पिता से, और फिर बच्चे अपने पिता से सीखते हैं। तो ऐसी जो अनौपचारिक चीज़ें होती हैं वो बाहर से सीखी जाती हैं। अब कला जैसे विषयों को पढ़ने के लिए दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। अब देखो, जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हमें औपचारिक चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक है, दूसरा, हम जब तक समाज से रिलेटेड नहीं होंगे, बाहर की चीज़ों के साथ अवगत नहीं होंगे, तब तक हमें अनौपचारिक चीज़ों का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, अब आर्ट सब्जेक्ट के लिए ये दोनों विषयों का होना बहुत ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि इन दोनों विषयों के द्वारा पढ़ने के लिए दोनों प्रकार के साधनों का अनुभव करवाना बहुत ही जरूरी माना गया है। अब अनुभव करवाने के लिए ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, अवलोकन द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चे को चीज़ सिखाई है तो उसमें उनका ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर अनुकरण द्वारा, ठीक है, पूछताछ व संबंधित साहित्य अध्ययन द्वारा, इंक्वायरी द्वारा, उन चीज़ों के साथ, जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं उनको दूसरी चीज़ों के साथ रिलेटेड करके पढ़ाया जा सकता है। टूल्स एंड टेक्निक्स के द्वारा, उन्हें स्वयं उपयोग करने के लिए, जैसे साइंस लैब में उनको अपने टूल्स के द्वारा और टेक्निक्स के द्वारा उन चीज़ों को सिखाया जा सकता है। काम करने के सही ढंगों के उचित और पर्याप्त अभ्यास करवाए जा सकते हैं। ठीक है, और खेतों और कारखानों में जाकर कला शिक्षा द्वारा उन्हें यानी कि उन्हें अवगत करवाया जा सकता है। ठीक है, अब मूल्यांकन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि 2 चीज़ें मानी गई हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। उसके बाद उन्होंने माना है अवलोकन द्वारा भी मूल्यांकन किया जा सकता है, अनुकरण द्वारा भी, पूछताछ व संबंधित साहित्य अध्ययनों द्वारा भी उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साहित्य का अध्ययन करवाया जा सकता है, औजारों और तकनीकों का स्वयं उपयोग करवा के उनसे टेस्ट लिया जा सकता है, प्रैक्टिकल वर्क द्वारा काम करने के सही ढंगों के उचित और पर्याप्त अभ्यास करवाए जा सकते हैं, खेतों और कारखानों में जाकर कला शिक्षा द्वारा उन्हें उन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइव दिखाकर भी उन चीज़ों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये तो था आपका कला शिक्षा के विषय के रूप में अन्य विषयों के साथ संबंध। ये हमारा जो यूनिट 4 का वैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है आज। ठीक है बेटा, मैंने आपको यूनिट फर्स्ट की असाइनमेंट दी है, इसके बाद मैं आपको यूनिट 4 की असाइनमेंट दूंगी इसी की। ठीक है, इसी में से आपको फिर एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।